Good morning, everybody. Good morning, good morning. तो रीजनिंग में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। मैथ्स और रीजनिंग दोनों में बिल्कुल फिगर काउंटिंग और फिगर पूरा कंप्लीट हो गया। ये रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आता है, ठीक है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल के आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। सभी लोगों को शीट मिल चुकी होगी। ठीक है, अगर हम बातचीत करें क्लॉक की तो क्लॉक में तीन टाइप के सवाल आते हैं बेसिकली। एक सवाल होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित एक सवाल होता है एंगल डिटर्मिनेशन पर बेस्ड, कोण ज्ञात करने पर आधारित। और एक सवाल होता है टाइम डिटर्मिनेशन पर बेस्ड, समय ज्ञात करने पर आधारित। वैसे एक और सवाल आता है जिसे हम मिसलेनियस में कवर करेंगे, जिसमें घड़ी या तो आगे हो जाती है या पीछे। इस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं कि घड़ी आगे हो गई या घड़ी पीछे हो गई। इस तरीके के भी प्रश्न इसमें कई बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं मिरर इमेज पर बेस्ड। ठीक है, टाइटल डालिएगा दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। यहां भी दो प्रकार के सवाल आते हैं। मिरर इमेज पर बेस्ड क्वेश्चन में भी दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है वर्टिकल मिरर, वर्टिकल मिरर, और एक आता है हॉरिजॉन्टल मिरर। एक का नाम है ऊर्ध्वाधर दर्पण और एक का नाम है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण को हम वाटर इमेज भी कहते हैं। और मिरर जनरली अगर कुछ नहीं कहा कि कौन सा मिरर है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, तो हम ये कहेंगे कि वर्टिकल मिरर है, क्योंकि जनरली मिरर का मतलब वर्टिकल ही लिया जाता है। हम जब भी मिरर की बात करते हैं तो वर्टिकल मिरर की ही बात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखिएगा, वर्टिकल मिरर को हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जनरली आप जब मिरर देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल देख रहा हूं, तो जनरली आप वर्टिकली मिरर देखते हैं ना। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसे थोड़ी मिरर देखता है। तो लिखना पहला प्रश्न, ए क्लॉक रीड 9:20, एक घड़ी में 9:20 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 9:20 का समय हो रहा है। इफ इट लुक इन द मिरर, यदि इसे दर्पण में देखा जाए, इफ इट लुक इन द मिरर, यदि इसे दर्पण में देखा जाए, देन फाइंड द टाइम इन द मिरर इमेज, तब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, इधर ध्यान से देखना। देखो सवाल क्या है, एक घड़ी है जिसके अंदर, ये एनालॉग घड़ी है, डिजिटल घड़ी नहीं है, क्योंकि डिजिटल घड़ी में तो डार्क नंबर दिखाई देंगे। ये एनालॉग घड़ी है और एनालॉग घड़ी में 9:20 पर हैंड्स, कांटों की पोजीशन दी है। घड़ी में मिनट हैंड और आवर हैंड की पोजीशन दी हुई है, और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको मिरर में देखें तो क्या समय होगा। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए, आप इसको 9:20 से माइनस कर दें, 11:60 से माइनस कर देंगे और सीधा उत्तर लिख देंगे 2:40। सीधा आंसर लिख देंगे 2:40। अब सवाल यह है कि 11:60 से ही क्यों, तो घड़ी 12 घंटों की होती है। फिर 12 में से क्यों नहीं, क्योंकि डबल जीरो का मतलब 100 होता है,
जबकि घड़ी में अपना नंबर सिस्टम है जहां चीजें 60 से मिलकर बनती है और इसलिए हम उसे 1160 से माइनस करेंगे। तो कोई भी सवाल आ जाए आपको 1160 से माइनस करना है। अगर 24 घंटे की घड़ी है तो 2360 से माइनस करना। ठीक है, अब देखना, इधर ध्यान से सुनते चलिएगा। एक लाल है रॉकी नाम का, किसको पता कहां से आए हैं। वो कहते हैं कि एएम या पीएम, 9:20 एएम या पीएम। तो आप में से कोई ऐसा महान शख्स है जिसने अपनी घड़ी में, एनालॉग घड़ी में कभी एएम और पीएम देखा हो? एएम और पीएम हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, होता नहीं घड़ियों में। घड़ी तो टाइम दर्शाती है। डिजिटल घड़ियों में एएम पीएम दिख सकता है, एनालॉग घड़ियों में एएम पीएम नहीं दिखेगा। और अगर कोई गंदा व्यक्ति आपसे कहे कि बताओ अगर ये एएम हो तो ये क्या होगा, तो हम कहेंगे तब भी हमें नहीं पता कि ये क्या होगा, क्योंकि अगर एएम का मिरर इमेज बनाने जाएंगे तो वो एमए बन जाएगा, बट एएम का पीएम नहीं होगा। तो ऐसी चीजें दिमाग से निकाल दिया करिए। हमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो घड़ी की सुई की पोजीशन जानने के लिए पूछा जाएगा, न कि एएम पीएम के लिए। तो अब आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। यदि घड़ी में 3:40 का समय हो, इफ क्लॉक रीड 6:10, इफ क्लॉक रीड 10:10, इफ क्लॉक रीड 11:20, इफ क्लॉक रीड 17:50 और इफ क्लॉक रीड 2 hour 20 minute 40 second। आपको घड़ी का टाइमिंग दिया गया। यहां एक और इंटरेस्टिंग बात, घड़ी के अंदर का टाइम दे या मिरर का टाइम दे और ओरिजिनल पूछे या मिरर के अंदर का पूछे, 1160 से ही माइनस करना होगा, 1160 से ही माइनस करना होगा 1160 से। हर जगह पर आपको इस घड़ी के टाइमिंग को सब्सट्रैक्ट करना होगा फार्मूले से। सॉल्व करके चलिए और हमें बताइए क्या आंसर आपके आ रहे हैं। सभी सवालों के आंसर, सभी सवालों के, जिनके सभी आ गए वो आंसर बताए। गरीबों की आवाजें आज भी सुनी नहीं जाती। लास्ट क्वेश्चन है 2:20 minute 40 second। 2:20 minute 40 second। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हर जगह आप केवल 1160 में से ही माइनस करते चलिए तो आपको आंसर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो आइए जरा देखते चलिएगा। सबसे पहले तो 1160 माइनस 3:40, 8:20 1160, 6:10, 5:50, 1160, 10:10, 1:50। लेकिन यहां जब आपने 11:20 माइनस किया तो 0040 नहीं लिखना चाहिए इसे, बल्कि आप इसको लिखेंगे 12:40। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, 12:40, 12:40, क्योंकि 00 का मतलब 12:40 होगा, 12:40। फिर 17:50, या तो घड़ी 24 घंटे की मान लो तो 1750 माइनस कर दो और आंसर निकाल दो 610। नहीं तो आप जानते हैं कि ये 5:50 है, आप चाहो तो इसको 5:50 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उत्तर सेम आएगा। लेकिन अगर प्रश्न सेकंड वाला आ जाता है तो आपको उसे माइनस करना चाहिए 11:59:60 में से, क्योंकि 12 को हमने ब्रेक किया था 11:59 में, 11:60 में, तो 60 को ब्रेक करेंगे 11:59:60 में। तो क्वेश्चन था 2:20:40, तो ये हो जाएगा 9:39:20। तो ऐसे सवालों में आपको 11:59:60 से माइनस करना है। वैसे तो अभी तक यही सवाल
आ जाए बड़ी बात है, बट अगर सेकंड का आ जाए तो इसे ऐसे सॉल्व करना। और यदि एक स्मार्ट एग्जामिनर है तो वो सवाल थोड़ा टिपिकल बना सकता है। लिखना, ए क्लॉक रीड 2:40, एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। ए क्लॉक रीड 2:40, एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। इट लुक इन द 200 मिरर सक्सेसिवली, इसे लगातार 200 दर्पणों में देखा जाता है। इट लुक इन द 200 मिरर सक्सेसिवली, इसे लगातार 200 दर्पणों में देखा जाता है। व्हाट इज द टाइम इन द लास्ट मिरर, तब अंतिम दर्पण में क्या समय होगा। व्हाट इज द टाइम इन द लास्ट मिरर, तब अंतिम दर्पण में क्या समय होगा। मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि यहां जो मैंने 200 मिरर कहे गए, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैंने मिरर को ऐसे अरेंज करके रखा है कि एक मिरर का इमेज दूसरे में बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है, इस मिरर में मैंने देखी, फिर इसका इमेज यहां बना, इसका इमेज यहां बना, फिर इसका इमेज यहां बना, और इस तरीके से कुल 200 मिरर्स में इमेज बन रहा है। एक ही इमेज इतने मिरर में जा रहा है, तो क्या टाइम होगा, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। लगातार 200 दर्पणों में देखा गया। मैं हल करने से पहले देखना चाहता हूं कितने लोग उत्तर दे सकते हैं। जो लोग सी और डी लगा रहे हैं, इन्हें भी आईएएस बनना है। ये भी कलेक्टर देख बनने के सपने देख रहे हैं। क्या करें, लोकतंत्र है, सबको सपने देखने का अधिकार है। तो जरा इमेजिन करना कि मैंने कोई ऐसी कंडीशन बना के रखी है कि ये जो पहली वॉल है, मान लो यहां पर घड़ी का इमेज बनता है, फिर दूसरा मिरर उसके सामने है, वहां इमेज बनता है। तो 11:60, 2:40, पहले में 9:20 का इमेज बना होगा। पहले में 9:20 का इमेज बना होगा। वही 9:20 जब मैं दूसरे मिरर में देखूंगा तो मुझे 2:40 दिखाई देगा। वही 2:40 जब मैं तीसरे मिरर में देखूंगा तो 9:20 दिखाई देगा, और वही 9:20 अगले मिरर में देखूंगा तो 2:40 दिखाई देगा। इसका मतलब कि सर कंफर्म है कि आंसर तो या तो 9:20 होगा या 2:40। ये पहले मिरर में, ये दूसरे मिरर में, ये तीसरे मिरर में, ये चौथे मिरर में। अगर आप गौर से देखें तो ऑड नंबर के मिरर में 11:60 से माइनस करने वाला उत्तर आएगा, बट इन द इवन नंबर मिरर टाइम वही आएगा जो पूछा गया था। टाइम वही आएगा जो पूछा गया था। इसका मतलब 200वें दर्पण में, लास्टवें मिरर में, क्योंकि वो सम संख्या का है, इवन नंबर का है, तो वहां टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर आना चाहिए था 2:40। आंसर आना चाहिए था 2:40 से, क्योंकि इवन नंबर के मिरर में टाइम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मुझे बताना। एक क्लॉक में, एक घड़ी में 11:40 का टाइम हो रहा है। ए क्लॉक रीड 11:40, इट लुक इन द 100 मिरर सक्सेसिवली, इसे 100 दर्पणों में देखा जाता है। व्हाट इज द टाइम इन द लास्ट मिरर, तब अंतिम दर्पण में क्या समय होगा। बहुत बढ़िया। डी लगाने वाले भी लोग हैं, इमेजिन करिए डी भी लगाने वाले लोग हैं, और इन्हें भी कलेक्टर बनना है। अद्भुत।
आप जानते हैं कि 100वां मिरर इवन नंबर का मिरर है, सम संख्या का दर्पण है, और सम संख्या के दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये होता है वर्टिकल मिरर। लेकिन हॉरिजॉन्टल मिरर पर आइए। टाइप 2 क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल मिरर, क्षैतिज दर्पण। हॉरिजॉन्टल मिरर को वाटर इमेज भी कहेंगे, जल प्रतिबिंब भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि मिरर कुछ ऐसा होता है, ऐसे, और घड़ी ऐसी रखी जाती है यहां पर ऐसे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। तो वाटर इमेज, ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए, वर्टिकल मिरर में हम 1160 से माइनस करते थे, यहां 1790 से माइनस करना। क्यों? क्योंकि मेन फार्मूला तो 1160 ही होता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री इंपॉर्टेंट होती है, तो 12 घंटों के 6-6 घंटे हो जाएंगे और 60 मिनट के 30-30 मिनट हो जाएंगे, तो हमने इसको जोड़ दिया। घबराओ नहीं, अगर तुम्हें फार्मूला बनाना ना आए तो तुम्हें कौन सा पढ़ाना है, तुम तो सिंपल सा याद रखो कि अच्छा 1790 से माइनस करना है, कि 1790 से हम माइनस कर देंगे, बस इतना याद रखो। प्रश्न लिखना, एक घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, एक क्लॉक रीड 10:50। एक घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, एक क्लॉक रीड 10:50। व्हाट इज द टाइम इन द हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज? तब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में ये क्या समय दर्शाएगी? तब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब में यह क्या समय दर्शाएगी? हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में वो क्या टाइम दर्शाएगी? हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में देखा गया, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। बहुत ही बढ़िया। देखो, जैसे ही आप फार्मूले को लागू करेंगे और केवल ये सीखेंगे कि हमें उत्तर निकालना है, उत्तर आएगा ही। उत्तर उनका नहीं आएगा जो जबरदस्ती अपने दिमाग में ये प्रवेश कराएंगे कि ऐसा क्यों। 1790 में से माइनस करिए और उत्तर निकालिए। तो फिर आपको हल करना है। यदि 9:40 का समय हो, 8:35 का समय हो, 10:10 का समय हो, 4:50 का समय हो, 2:20 का समय हो, हर एक को हॉरिजॉन्टल मिरर में देखा गया है। आपसे पूछा गया है कि मिरर इमेज में क्या टाइम होगा, क्षैतिज दर्पण में क्या समय होगा। सभी के आंसर निकालते चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी जगह पर फिर से वही देखो, सीखने का मतलब होता है हमने जान लिया कि उत्तर कैसे निकालना है, बस, और आगे बढ़ते चले गए। मैंने रीजन बता दिया, लेकिन अगर हो सकता है रीजन ना समझ में, कोई स्ट्रेस मत लो। 8:50, 9:55। ये तो 9:55 आया, कुछ लोगों ने 10:05 लिख दिया है। 7:80, हम लिखेंगे 8:20। 7:80 समझ में आया ना? 7:80 को क्या लिखेंगे? 8:20। 4:50, 1:40 लिखा जाएगा।
ठीक है। तीसरे में 8, 20, 1, 40, 4, 10। ठीक है। अब एक छोटी सी सच्चाई बता रहा हूं, उत्तर आपके यही लिखने हैं आपको। ये आ गए उत्तर, लेकिन एक छोटी सी सच्चाई बता रहा हूं। 2, 20, 2, 20 आखिरी वाला सवाल। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात इसका उत्तर 4, 10 लिखती है। मैं पहले इसका उत्तर 3, 10 लिखता था। फिर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला, जिसमें कई बच्चों ने मुझे नीचे कमेंट्स करके डाला कि सर आपकी ट्रिक्स गलत है, क्योंकि मैं 3, 10 बोलता था। तो मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। मैं आपको बार बार कहता हूं ना, पोस्ट ट्रुथ एरा, हम सच से आगे की दुनिया में जी रहे हैं। यहां सच और झूठ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। तो मैंने भी ज्यादा लोगों का साथ दे दिया, मैंने भी भेड़ चाल के तहत भीड़ को समर्थन दे दिया। भाई हमें जिंदा रहना है, हमें पढ़ाना है, तुम जो कहो हम मान लेते। देखना मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। लेकिन आप लोग 4, 10 ही उत्तर चुनिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई स्मार्ट एग्जामिनर इतना स्मार्ट होगा कि वो सही आंसर की खोज करेगा। जब सारी किताबें 4, 10 बोल रही है तो हम कौन होते 3, 10 वाले। पर मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, क्योंकि सच पता तो चले। बट क्या है कि सच पता चलेगा, थोड़ा तकलीफदायक जरूर होगा, लेकिन याद रखिएगा कि बस उसको सुनने के लिए याद रखना है। सच को ज्यादा सीरियस नहीं ले लेना है, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी बाद में। फिर आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया नहीं। इधर देख लो, एक मिरर मैंने यहां माना, और ये घड़ी है रियल घड़ी। इसमें 2:20 का समय हो रहा है। 2:20 का मतलब हुआ कि जो मिनट की सुई है वो कहीं यहां पर होगी, और अवर हैंड जो होगा वो 2 से थोड़ा सा आगे होगा। अवर हैंड जो होगा ना, वो 2 से थोड़ा सा आगे होगा। ये सिचुएशन रहेगी, अवर हैंड थोड़ा सा आगे होगा। ये 2:20 की सिचुएशन होगी। अब ध्यान से सुनना, मान लो हम इसका इमेज बनाएं, तो जो नजदीक होगा वो नजदीक बनेगा, जो दूर होगा वो दूर बनेगा। बस इतना लॉजिक याद रखना है। तो ये वाला इमेज ये है, ये वाला इमेज ये है, और ये वाला इमेज ये है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि मिनट की जो सुई है वो यहां दिखेगी इमेज के अकॉर्डिंग। पर आवर हैंड पर गौर करना, वो इसके ऊपर और इनके कहीं बीच में है। तो आवर हैंड की जो लोकेशन है, उसने अभी 4 को क्रॉस नहीं किया है, उसने अभी 4 को क्रॉस नहीं किया है। अभी वो 3 के बाद की सिचुएशन में है। इस कंडीशन को कोई भी 4, 10 नहीं लिख सकता, 3, 10 ही आना चाहिए। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सच को कोई जानने को तैयार नहीं है दुनिया में। आप भी मत जानिए, बस थोड़ा सा सुन लिया करिए। बाकी आपका उत्तर 4, 10 ही चुनना है, जैसे आपने निकाला था, क्योंकि सारी किताबों में 4, 10 है। तो मैं अकेला 3, 10 बोलकर कब तक लोगों की भत्सना, लोगों की गालियां सुनूं। उससे ज्यादा बेटर है कि मैंने मान लिया, तुम जो कहोगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, क्योंकि पागलों के मुंह नहीं लगती। तो हमने घोषित कर दिया कि 4, 10। ठीक है। बस एक कहानी के रूप में कि पोस्ट ट्रुथ एरा, मतलब सच से आगे की दुनिया कैसी होती है, जहां सच की कोई कीमत नहीं होती। कीमत उस बात की होती है जो ज्यादा लोगों को पता है। जो ज्यादा लोगों को पता वो सच, और जो कम लोगों को पता वो झूठ है। जैसे जो मुझे पता वो झूठ हो गए। तो ये सच से आगे की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। वापिस जीवन पर आते हैं। तो हमने पहला टाइप कवर कर लिया, मिरर इमेज पर बेस्ड, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। एक और सवाल आता है इसमें, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, लिखिएगा। एक टिपिकल सवाल मैं देना चाहूंगा, चेहरे भयानक ना बनाना। मैंने सारे कमेंट्स इसलिए बंद कर दिए क्योंकि आप मेरी बात पर ध्यान दें, केवल मेरी बात पर। आपको मजा आएगा मैथ्स करने में, लेकिन जब आप वो ध्यान देते हैं कि हाँ मैं जी लिख दूं, मैं थोड़ा हंस दूं, वो थोड़ा बाद में करेंगे। ऑफलाइन क्लास अगर आप मेरी कभी देखोगे और मेरे किसी ऑफलाइन स्टूडेंट से बातचीत करोगे, तो आपको पता चलेगा मास्टर गर्दन भी हिलने नहीं देता है ऑफलाइन में। वो तो क्या है कि ऑनलाइन में मुझे दिखते नहीं हो आप, तो गर्दन के आनंद भी ले लेते होंगे, चाय भी पी लेते होंगे। तो थोड़ा ध्यान देना इस पर। एक सवाल ये भी आ सकता है, लिखना, एक घड़ी जो दर्पण के सामने उल्टी रखी गई है, ए क्लॉक पुट इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक घड़ी दर्पण के सामने उल्टी रखी गई है, एक घड़ी दर्पण के सामने उल्टी रखी गई है। ए क्लॉक पुट
अपवर्ड डाउन या इन्वर्टेड। इफ इन द मिरर इमेज, यदि दर्पण प्रतिबिंब में 3:20 का समय हो रहा हो, इफ इन द मिरर इमेज क्लॉक शो 3:20, घड़ी में 3:20 का समय हो रहा हो, देन व्हाट इज द रियल टाइम, तब सही समय क्या होगा, तब सही समय क्या होगा, व्हाट इज द रियल टाइम। एक बढ़िया सवाल है। सवाल खूबसूरत क्यों है? क्योंकि सवाल में दो बड़ी बातें, घड़ी को उल्टा रखा गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि इस घड़ी को दर्पण में जो टाइम दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 3:20 दर्पण में दिखा रहा है, रियल टाइम क्या होगा? कमेंट्स करिए आप लोग कि क्या लगता है आपको कि रियल टाइम क्या होगा। 3:10। तो ऐसे सवालों को हल करने की थोड़ी तरकीब देख लीजिए, तरीका देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि देखो महोदय, ये मिरर इमेज का टाइम है। 3:20 को पहले हम उल्टी घड़ी का टाइमिंग देख लेते हैं, और ये उल्टी घड़ी में 8:40, क्योंकि मिरर इमेज था ना ये, या हॉरिजॉन्टल मिरर नहीं, नॉर्मल मिरर था। तो 8:40 उल्टी घड़ी का टाइम हो रहा है। 8:40 उल्टी घड़ी का टाइम मैं बना रहा हूं, और आपको 8:40 की सिचुएशन दिखा देता हूं। ये ऐसा टाइम दिख रहा है इस घड़ी में, 8:40 दिख रहा है सभी को, 8:40। अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, अब मैं इसको, क्योंकि ये घड़ी उल्टी थी, ये घड़ी उल्टी थी, अब ये घड़ी सीधी हो गई। तो 3 के पार, मतलब 3 के पास है, 3 को पार नहीं कर पाया, 3 के पास है, और 10 बज रहा है, मतलब आप कहेंगे 2:10। 3:10 जिन्होंने उत्तर निकाला वो कोई गलत नहीं था। ऐसी जगह पर आप 17:90 से माइनस कर देना, डायरेक्टली 17:90 से माइनस कर देना, तो 14:70, 2:70, 3:10, वही सबसे आगे की दुनिया वाला खेल। तो ऑप्शन में आपको 3:10 ही मिलेगा, ऑप्शन में आपको 3:10 ही मिलेगा। जैसे कि जिन जिन स्टूडेंट ने बताया था 3:10, मैं थोड़ा सा उनका नाम ले लूं जिन्होंने निकाला था। 3:10 किसी ने नहीं बताया था क्या? हाँ 3:10 मयंक ने बताया था 3:10, तो 3:10 उत्तर हम चुन लेंगे। ये सवाल वैसे ही सॉल्व करना है, मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, वापिस आ रहा हूं मैं, सर समझ में नहीं आया, मैं बता दे रहा हूं। अगर घड़ी को उल्टा करके रख रहा है वो, तो आप उसको बस ये समझ लो कि अच्छा वो हम जल प्रतिबिंब का सवाल मान लेंगे, बस इतना समझाना चाह रहा हूं मैं। मतलब इतना कुछ नहीं कि सर ये क्या किया आपने, कुछ नहीं, बस आप उसको समझ लेना कि वो वाटर इमेज का प्रश्न है, एक बढ़िया सवाल बनता है यहाँ। तो इतनी वेराइटीज पॉसिबल है मिरर इमेज में। टाइटल डालिए टाइप 2 पर, टाइप 2 एंगल डिटर्मिनेशन, बढ़िया सवाल। कोण ज्ञात करना, एंगल डिटर्मिनेशन, कोण ज्ञात करना। लिखिएगा, पहले एक प्रश्न लिखवा दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। लिखना प्रश्न, ए क्लॉक रीड 2:30, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। ए क्लॉक रीड 2:30, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, और डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य का कोण क्या होगा, कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी हल मत करना प्लीज, इधर ध्यान देना।
पहले तो एक घड़ी है, 2:30 का मतलब 2:30 का मतलब मिनट की सुई यहां पर होगी और घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में कहीं होगी। और हमसे एग्जामिनर जानना चाहता है कि ये थीटा कितने डिग्री का होगा। तो अब मैं पहले आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं एक ट्रिक्स दूंगा और उत्तर आ जाएगा, पर पहले कंसेप्ट सीखना। मुझे आप लोग बताते चलेंगे जैसे जैसे मैं पूछते रहूं। एक घड़ी में मान लो कि 12 बज रहे हैं। एक घड़ी में जब 12 बजते हैं तो उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? उनके बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। एक घड़ी में जब 12 बजते तो हम कहेंगे कि सर 20 डिग्री का कोण। अब ध्यान से सुनते चलना सभी लोग, अब कमेंट्स पर मत ध्यान दो। मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया, मिनट की सुई चलती गई चलती गई चलती गई और वापिस जब वो 12 पर पहुंचेगी तो कितना समय बीत जाएगा? कितना समय बीत जाएगा? मिनट की सुई। अरे लाल लालियो, जो 12 घंटे लिख रहे हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं, मिनट की सुई एक राउंड लगाती है तो। मिनट की सुई जब एक राउंड लगाती है, मिनट हैंड जब एक राउंड लगाता है तो 1 घंटा या 60 मिनट में वो एक राउंड लगाती है, मतलब वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है 1 घंटे में। इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में मिनट की सुई मात्र 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। मिनट की सुई हर एक मिनट में, मिनट की सुई हर एक मिनट में मात्र 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। घड़ी महंगी हो या सस्ती हो, टाइटन की हो या राडो की हो, घड़ी को चलना तो इतना ही है। वो 1 मिनट में केवल 6 डिग्री ही आगे बढ़ पाएगी, केवल 6 डिग्री। अब जरा घंटे की सुई पर गौर करते हैं, आवर हैंड्स पर गौर करते हैं। इधर गौर करना, इधर ध्यान देना। घंटे की सुई ने चलना स्टार्ट किया और घंटे की सुई चलते हुए जब अपना एक राउंड पूरा करेगी, बहुत धीमा चलती है ये, एक राउंड जब पूरा करेगी तो आवर हैंड बहुत धीमा चलता है, पूरे 12 घंटे बीत जाएंगे और तब जाकर वो 360 डिग्री का कोण तय कर पाती है। मतलब 1 घंटे में, इसका मतलब 1 घंटे में घंटे की सुई मात्र 30 डिग्री का कोण तय करती है। 30 डिग्री का। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री से आ जाती है आगे। जब वो 12 से 1 पर आएगी, 2 पर आएगी, 3 पर आएगी, तो हर एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री से आगे बढ़ जाती है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में केवल और केवल 30/60 घंटे की सुई बहुत धीमा चलती है और वो मात्र आधे डिग्री का एंगल ही कवर कर पाती है। घंटे की सुई हर एक मिनट में मात्र आधे डिग्री का एंगल तय करती है। मात्र आधे डिग्री का। इसका मतलब ध्यान से देखना जरा, बहुत धीमे चलती है ये घड़ी। इस पर जरा गौर करना। इसका मतलब कि मान लीजिए एक घड़ी में 12 बज रहे थे, एक घड़ी में 12 बज रहे थे और इमेजिन करो कि ये 1 मिनट से आगे आ गई, 1 मिनट से, तो कितने डिग्री से आगे आई होगी? कितने डिग्री से? मिनट की सुई 6 डिग्री से। लेकिन घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे आई होगी? कितने डिग्री से? हाफ डिग्री से। तो उनके बीच का जो गैप है, गैप, वो उनके बीच का गैप 5.5 डिग्री का बच गया होगा। 5.5 डिग्री का। ये लड़ाई चलती रहती है हर बार। इस पर गौर करिए सभी लोग, ये लड़ाई चलती रहती है हर बार। मिनट की सुई 6 डिग्री से आगे बढ़ती है और घंटे की सुई पीछा करते हुए आधे डिग्री से, फिर 6 डिग्री से, फिर आधे डिग्री से, फिर 6 डिग्री से, फिर आधे डिग्री से। लगातार उनके बीच का गैप बढ़ते जाता है। कितनी स्पीड से? तो उनके बीच का गैप हर एक मिनट में
5.5 डिग्री मतलब 11/2 डिग्री से उनके बीच का गैप बढ़ते जाता है। नोट करिए तेजी से, 4 कंसेप्ट। मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। घंटे की सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री से आगे बढ़ती है। घंटे की सुई हर एक मिनट में केवल आधे डिग्री से आगे बढ़ती है। उन दोनों के बीच का गैप हर एक मिनट में 5.5 डिग्री से बढ़ता चला जाता है। हर एक मिनट में 5.5 डिग्री से बढ़ता चला जाता है। नोट कर लिया है? अब मैं आपको प्रश्न पर वापस ले आ रहा हूं। अब याद करिए जो प्रश्न दिया गया था। अब मैं पहले मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूं और फिर डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। जो लोग मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं वे लोग याद रखें कि जब मेथड से सॉल्व करें तो रेफरेंस पॉइंट को लेकर सॉल्व करें। आप 12 को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो आप अगर देख सकते हैं कि मिनट की सुई 12 से 6 पर आ गई, इसका मतलब कुल 30 मिनट चली। तो आपको मैंने बताया कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में कुल 180 डिग्री चली होगी। और घंटे की सुई जो कि 1 घंटे में 30 डिग्री चलती थी, 2 घंटे में 60 डिग्री चली होगी। लेकिन आधा घंटा और ना भाई, 2.5 घंटे है ना। तो 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 60, तो आधे घंटे में 15, तो टोटल 75 डिग्री मिनट की सुई आगे आई होगी। तो अभी भी ये 180 चल गई और ये केवल और केवल 75 डिग्री ही चल पाई। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री। 15 क्यों? क्योंकि आधे घंटे में आधा ही चलेगी ना। या फिर इसको देख लो फिर से, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री से, फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री, और आधे घंटे में 15 डिग्री। 1 घंटे में 30 तो आधे घंटे में 15 हुआ ना। तो कुल 75 डिग्री ही आगे बढ़ पाई बेचारी, और ये 180 डिग्री आगे बढ़ गया था। तो 105 डिग्री आंसर आना चाहिए था। 105 डिग्री। घबराओ नहीं, चेहरे भयानक ना करो और इमोजी मत भेजो, कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आया तनाव ना लो। दूसरा तरीका देख लेते। अगली बार आपकी लाइफ में ऐसा सवाल आए तो ये फार्मूला लगा लेना, 30h माइनस 11/2 मिनट। बस सीधा उत्तर। एच का मतलब कितने घंटे और मिनट का मतलब कितने मिनट। हमेशा माइनस करना है बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 3 बार दोहराया है, मुझे नहीं लगता दुख आना चाहिए। एच की जगह लाल लालियो रख दीजिए 2, मिनट की जगह 30 मिनट हो रहे हैं, रख दीजिए 30। सॉल्व कर दीजिए, 60 माइनस 11 गुना 15, 165। बड़े में से छोटे को माइनस किया और उत्तर लगा दीजिए सीधा 105 डिग्री। हमें नहीं मतलब कि वो कंसेप्ट क्या था। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। इस चैप्टर की तीसरी ट्रिक्स। पहली ट्रिक्स 1160, दूसरी ट्रिक्स 1790, तीसरी ट्रिक्स किसी भी समय पर अगर हमें एंगल निकालना है तो आप केवल इसके माध्यम से ही आंसर निकाल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कंसेप्ट को सीखने की। मेरी गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हम गरीब लोग सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, 30h माइनस 11/2 मिनट, और उत्तर निकालेंगे। बताइए, 3:30 का समय हो रहा है, थीटा क्या होगा? तीन बजकर 30 का समय हो रहा है। आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करिए, अभी कोई बात नहीं, मैंने टाइम बढ़ा दिया है, 1 मिनट का टाइम कर दिया है मैंने। जो बी आंसर लगा रहे वो तुक्के लगा रहे अभी भी। एच की जगह आप 3 रखेंगे, मिनट की जगह आप 30 रखेंगे। 90 माइनस 165, बड़े में से माइनस करेंगे।
75 डिग्री का आंसर आना चाहिए था। फिर से 4:20 पर थीटा कितना होगा। मैं उत्तर गलत लगाऊंगा ताकि मुझे पता चले वो महान शख्स कौन है जिसको आईएएस बनना है, लेकिन वो अभी उत्तर निकालना नहीं चाहता। 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल आपको बताना है। मैंने गलत उत्तर लगाए, बस मुझे वो महान शख्स ढूंढना है जो ये उत्तर लगा रहा है। ये है ऋतिक, कामिनी, इन्हें भी आईएएस और आईपीएस का पद चाहिए नहीं। आभा, इन्हें भी आईपीएस और आईएएस का पद चाहिए। दिशा, एक लाल और 3 लाली। फिर जी जाफरी, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। संपा, सरस्वती, ये वे महान लोग हैं जिन्हें आप पहली बार देख रहे होंगे इस पृथ्वी पर। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें 4:20 पर 90 डिग्री का उत्तर दिख रहा है। मतलब अगर चित्र भी बना दे तो तू कॉमन सेंस कुछ तो बताएगा। और करना क्या सिखाया? चलो भाई, आप रो रहे थे कि सर मुझे गणित नहीं आता, पर आपको इतना तो सिखाया ना मास्टर ने, इसको ही लिख लेते, फार्मूला लगा लेते। और इतना भी नहीं कर सकते और सपने देखे आपने इनके। 10 डिग्री, बहुत अद्भुत। वे 92% लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का ही चयन होना चाहिए। तो क्या आपको एंगल बात समझ में आई? लेकिन अभी इसमें कुछ बातें बाकी है, अभी कुछ और बातें हम इसमें सीखेंगे जिसे हम कल देखेंगे। आइए मैथ्स पर आते हैं। हम लोग नंबर के क्लासिफिकेशन पर आ गए थे। तेजी से कॉपियां बदलिए, कॉपियां निकालिए। नंबर क्लासिफिकेशन में हमने पढ़े थे कि इस दुनिया में 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल 2 टाइप के पढ़ाए थे, रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल 2 टाइप के लिखे थे हम लोगों ने, इंटीजर और फ्रैक्शन। हिंदी में भिन्न और पूर्णांक। परिमेय संख्याओं के बारे में तो अब हमें लिखना है भिन्न को। लिखना भिन्न की परिभाषा, फ्रैक्शन। व्हाट इज द फ्रैक्शन? भिन्न किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन पर आते हैं। फ्रैक्शन लिखेंगे ऐसी परिमेय संख्याएं जिसमें p/q में q का मान 1 नहीं होता। सच रैशनल नंबर in which q's value is not equal to 1। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें p/q में q का मान 1 नहीं होता। q कुछ भी हो सकता है पर वो 1 नहीं होगा। q 2 हो सकता है, q कभी 0 तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, बट वो 1 भी नहीं होगा। 2 3 4 5 कुछ भी चलेगा। मतलब आप 4/5 लिख दीजिए, 5/4 लिख दीजिए, 100/3 लिख दीजिए, 3/100 कुछ भी चल जाएगा। ये सब फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि q का मान 1 नहीं होता। फ्रैक्शन, अब यहां ध्यान से सुनना, फ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। टेबल में लिखेंगे, टेबल में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन की, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना ऐसे भिन्न जिनमें q का मान p से बड़ा होता है। ऐसे भिन्न
जिनमें Q का मान P से बड़ा होता है, सच फ्रैक्शन इन विच Q इज ग्रेटर देन P, इन विच Q इज ग्रेटर देन P। Q P ना समझ में आ रहा हो तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, जहां नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिनमें Q का मान P से बड़ा होता है, जैसे 4/5, 7/10, 11/500, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखना, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है। 2022 में सवाल पूछ लिया था यूपीएससी ने, थोड़ा कठिन सवाल था, मैं दिखा देता हूं, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो स्ट्रेस मत लेना, फिर से तो आएगा नहीं कि जरूरी नहीं कि यही आए। यूपीएससी ने कहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू अंश, और उसके डिनोमिनेटर हर को समान रूप से बढ़ाया गया, समान रूप से बढ़ाया गया, उसके अंश और हर को समान रूप से बढ़ाया गया। तो बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन अब जो नया मिलेगा उसकी वैल्यू पहले के बराबर होगी, पहले से अधिक होगी, पहले से कम होगी, या कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपने कोई प्रैक्टिकल करना चाहिए, जैसे मान लीजिए 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपने लिया और दोनों को समान रूप से बढ़ाया, मान लेते हैं दोनों में 4 जोड़ दिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये पहले 1/2 मतलब 0.5 था, और अब ये कितना हो गया, 6 से डिवाइड दशमलव दे दो, 6 8 48, तो ये लगभग 0.8 हो गया। तो हमने कहा भाई वैल्यू तो बढ़ गई, वैल्यू तो बढ़ गई, इसका मतलब जो नया फ्रैक्शन होगा वो पहले फ्रैक्शन से ज्यादा होगा। ये 2022 का सवाल था। अब अगर जिस स्टूडेंट को प्रॉपर फ्रैक्शन ही समझ में नहीं आया होगा वो कहां से सॉल्व कर पाएगा। ये इसी साल का सवाल था, 2022 का, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब लिखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखना, ऐसे भिन्न जिनमें P/Q में P का मान Q से बड़ा हो, सच फ्रैक्शन इन विच P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q। ऐसे भिन्न जिनमें P/Q में P का मान Q से बड़ा हो, P का मान Q से बड़ा हो, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, नीचे की वैल्यू बड़ी हो तो प्रॉपर, ऊपर की वैल्यू बड़ी हो तो इम्प्रॉपर। लिखना, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मान 1 से बड़ा होता है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। जैसे 4/3, 7/2, 100/11, 100/17, ऐसे कुछ भी। कुछ भी मतलब ऊपर वाली वैल्यू लेकिन बड़ी होनी चाहिए, हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वापस टेबल पर आइए, वापस टेबल पर। फ्रैक्शन हमें पता चल गया, जहां Q का मान 1 ना हो वो फ्रैक्शन है। 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर। अब आइए इंटीजर पर। इंटीजर, पहले इंटीजर की परिभाषा। इंटीजर, पूर्णांक, ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें P/Q में Q का मान हमेशा 1 होता हो। सच रैशनल नंबर इन विच Q वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें P/Q में Q का मान हमेशा 1 के बराबर हो, 1 के बराबर।
जैसे 4/1, 5/1, 6/1, तो ये सब क्या कहलाएंगे भाई? 4, 5, 6, -7। हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम अपॉन में 1 को लिखते नहीं, हम अंडरस्टूड मान लेते हैं भाई वो तो है ही, वो एक तरीके से मान लिया जाता है। तो इनको कहते हैं पूर्णांक। अब टेबल पर आओ, टेबल पर पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर लाल लालियो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव मतलब +1, +2, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। 1, 2, 3, 4 जो हम कहते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। -1, -2, -3, ये नेगेटिव इंटीजर। और न्यूट्रल में केवल एक ही आता है, 0, 0। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव और न्यूट्रल को एक साथ, पॉजिटिव और न्यूट्रल को एक साथ होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। लेकिन केवल पॉजिटिव को, केवल पॉजिटिव को, केवल पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें उंगलियों पर दर्शाया जा सकता है। जैसे गाय के 4 पैर दिखते हैं, 2 आंखें दिखती है, 2 कान दिखते हैं नेचुरल में, जिनकी उपस्थिति नेचर में कहीं ना कहीं है, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। 0 नेचुरली कहीं नहीं। अनुपस्थिति को, शून्य का मतलब नहीं होने को हम शून्य कहते हैं, लेकिन वो दिखता थोड़ी है। तो इधर ध्यान देना, जो इमोजी भेज रहे हैं उनके लिए समर्पित। पूर्णांक, इंटीजर, इसमें सब आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, सब। होल नंबर, इसमें निगेटिव नहीं आते, बाकी सब आ जाते हैं। और नेचुरल नंबर, इसमें केवल पॉजिटिव लोग आएंगे, ओनली पॉजिटिव। मैं जब ये मतलब पढ़ाता हूं तो मुझे अद्भुत लगता है कि नेचर कितना सिमिलैरिटी। परमाणु का स्ट्रक्चर पता होगा, ये निगेटिव घूम रहे हैं, और ये पॉजिटिव अंदर बैठे हैं। साथ ही साथ न्यूट्रॉन, न्यूट्रल वाले लोग। नंबरों में भी कुछ ऐसा ही जादू है। क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा सा चीजें जल्दी जुड़ जाती है मेरे दिमाग में। तो ये है नंबरों का वर्गीकरण। जिन लोगों का 12वीं में मैथ्स है, ग्रेजुएशन में या डिग्री में मैथमेटिक्स रहा है, वे लोग इसको ध्यान से सुनना। इंटरव्यू में सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि नेचुरल नंबर कौन है, होल नंबर कौन है, इंटीजर कौन है, कौन ऐसा है जो नेचुरल नंबर के साथ साथ इंटीजर भी है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर एक रोमन नंबर सिस्टम भी है, रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या पद्धति। एक तो रोमन नंबर सिस्टम में हम 0 को नहीं दर्शा सकते, क्योंकि वहां 0 दर्शाने के लिए कोई सिंबल नहीं है। लेकिन वहां 1 को दर्शाने के लिए वे लोग आई का उपयोग करते हैं, 5 को दर्शाने के लिए वी का, 10 को दर्शाने के लिए एक्स का, 50 को दर्शाने के लिए एल का, 100 को दर्शाने के लिए सी का, 500 को दर्शाने के लिए डी का, और 1000 को दर्शाने के लिए एम का। याद रखने की ट्रिक्स यूपीएससी ने पूछा है 2008 में। रोमन में यूज किए जाने वाले अक्षर सी डी एल एम को घटते हुए क्रम में अरेंज करिए। तो याद रखने की ट्रिक्स, एलसीडी महंगा, एलसीडी महंगा, क्योंकि ये तो सबको पता होगा, एलसीडी महंगा। ये रोमन नंबर सिस्टम में नंबरों को दर्शाने का तरीका होता है।
अब नंबर सिस्टम में लगभग एक बेसिक आइडिया हमने कवर कर लिया है। बहुत से कंसेप्ट अभी बाकी है नंबर सिस्टम के, लेकिन मैं हमेशा ही नंबर सिस्टम 2 पार्ट में पढ़ाता हूँ, आधा शुरुआत में और आधा आखिर में, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रियल में मैथमेटिकल या अरिथमेटिक्स में पहला चैप्टर प्रतिशत। तो जगह वगह मत छोड़ना, आप डायरेक्ट परसेंट लिखना। जब आखिरी में हम लिखेंगे तब नंबर सिस्टम फिर से नाम डालेंगे। नया टॉपिक नए पेज से शुरू करना और लिखना परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं और स्टार लगा देना। 4 से 5 सवाल का वेटेज है इस चैप्टर का। पहले तो मीनिंग समझते हैं। परसेंट, सेंट, रोमन वर्ड सी का फुल फॉर्म होता है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब जब हम प्रति 100 पर बात करते हैं, जब हम प्रति 100 की बात करते हैं तो इसे कहते हैं प्रतिशत। एक एवरेजन आंकड़े बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि हमारे देश में 24% लोग बीपीएल में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में हर 100 में 24 लोग बीपीएल में हैं। चालीस प्रतिशत कक्षा में लड़कियां हैं। इसका मतलब कि 100 अगर बच्चे हैं तो उसमें 40 लड़कियां हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देना। ये जो सिंबल है ये 2 जीरो है, परसेंट जिसको कहते हैं। अगर 3 जीरो हो जाए तो ये पर थाउजेंड को दर्शाता है। ये ज्योग्राफी में आप लोगों ने सैलिनिटी में पढ़ा होगा। ये स्टैटिक्स में आता है, स्टैटिक्स में ये 10,000 के लिए यूज किया जाता है। हमें तो इससे ही लेना देना है गणित में, क्योंकि यही पढ़ना है हमें। तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए पहला कंसेप्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इधर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मतलब जैसे आपसे कोई कहे 2/5 लोग, 7/10 लोग, 11/40 लोग, ऐसा कोई सवाल आए और आपको इसको परसेंट में बदलना हो, तो याद रखना कभी भी अगर आपको परसेंट में कोई वैल्यू चाहिए तो आपको उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। 100 का मल्टीप्लाई करना। तो जैसे 2/5 इंटू 100 हम कहेंगे 40%। जैसे 7/10 इंटू 100 हम कहेंगे 70%। बताइए आप लोग। परसेंटेज वैल्यू क्या होगी इनकी, इनका प्रतिशत मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हर जगह पर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल। अब उसका उल्टा कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट 2, कन्वर्जन ऑफ परसेंट टू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ परसेंट टू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना।
प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मतलब कोई हमसे कहे कि 52%, तो कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कितना हिस्सा। तो कहीं पर भी अगर आपको परसेंट का सिंबल हटाना है, कहीं पर भी परसेंट का सिंबल हटाना है, तो आपको उसे 100 से डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करना होगा। मींस जैसे 52/100, 13/25। तो बताइए, सभी परसेंट को आपको बदलना है फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। आइए जरा देखते हैं, हर जगह पर आपको 100 से डिवाइड करना होगा। पिचहत्तर को 100 से डिवाइड किया, 25 से कैंसिल किया 3/4, फिर 32/100, 4 से कैंसिल किया 8/25। बट यहां पर 0.5/100, दशमलव के बाद एक नंबर है, तो अगर हम ऊपर का दशमलव हटाना चाहते हैं ना, तो एक जीरो दे दो, ये खत्म हो जाएगा, और 1/200। वैसे ही यहां पे दशमलव के बाद 3 चीजें हैं। क्योंकि 3 है तो 3 जीरो, 4 से कैंसिल करो पहले, अगर कठिन जा रहा हूं तो 12/25,000, और 100 को कैंसिल करो 4 से 3 बार, 4 6 24, 3/6250, मतलब हर 6250 में केवल 3 लोग। अब देखना, मैं आपको बता दूं कि पीसीएस में ये सवाल आता है, इसमें पीसीएस छोटी छोटी एग्जाम, वहां कुछ लोग मानवता के नाते 100 का मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन चाहिए तो 100 से डिवाइड ही करना होगा, सिंबल हटाना है तो आपको उसे 100 से डिवाइड ही करना होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं रहेगा जब भी हम बातचीत इस प्रकार की करते हैं। अब थोड़ा सा सिंपल सा, अगर आपको परसेंट का सिंबल लगाना है तो 100 का गुना करो, यदि परसेंट का सिंबल हटाना है तो 100 से विभाजित करो। अब एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, कई बार ऐसे सवाल आपकी लाइफ में आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं जहां आपको 10% निकालना हो, 10%। तो मान लेते एक नंबर दिया है हमको कि 440 लोग हैं, 440 लोगों का 10% अगर निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद दशमलव लगा दो, वो सीधा हो गया 10%, 44। 210 का 10%, तो एक दशमलव लगा दो, हो गया 21, 10%। 600 का 10% 60, 90 का 10% 9, 75 का 10% 7.5। थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, कैसे? 10% निकाल सकते हो तो 20 भी निकाल सकते हो, डबल कर लेना, डबल कर लेना। तेजी से कमेंट्स करना जैसे मैं सवाल पूछूं। 450 का 10%, 48 का 10%, 720 का 10%, 800 का 20%, 800 का 20%। शब्द पर गौर करो,
बढ़िया। बाकी बाकी अब एक और चीज सिखा देता हूं। बाकी अगर आपको किसी का भी कोई परसेंट निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपको 600 का 22% निकालना हो, तो तरीका ये होता है कि 600 में 22 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करा दो। ये हो गया 600 का 22%। कोई आपसे कहे 500 का 32%, तो उतने का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करा दो, ये आ गया 500 का 32%। कोई कहे 210 का 40%, तो आप 40 का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो जितने भी परसेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, उतने का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, उतने का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। फिक्स्ड है, हमेशा ही हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। जैसे कोई कहे x का 25%, तो x गुना में 25/100। मोहन का 18%, मोहन गुना में 18/100। लिखेंगे आप चैप्टर में टाइप 1, मतलब अब सवालों के कंसेप्ट पर आ रहे हैं। वो बेसिक कंसेप्ट 3, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, अब हमारे हैं टाइप 1 के सवालों पर। सबसे सिंपल सवाल, लेकिन सबसे फेवरेट सवाल रहेगा यूपीएससी के। लिखेंगे, एक व्यक्ति ने अपने ऋण की 18 किस्तें चुकाई। एक व्यक्ति ने अपने ऋण की 18 किस्तें चुकाई। ए पर्सन पे 18 ईएमआई, ए पर्सन पे 18 ईएमआई एंड ही ओवरऑल पे 60% लोन, तथा इसने अपना कुल 60% ऋण अदा कर दिया, तथा इसने अपना कुल 60% ऋण अदा कर दिया। देन टोटल नंबर ऑफ ईएमआई ऑफ दिस लोन इज, तब इस ऋण की कुल कितनी किस्तें थी? तब इस ऋण की कुल कितनी किस्तें थी? तो पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान देंगे सभी लोग। देखो ऐसे सवालों में ये तो आपको आइडिया लग रहा है ना, भाई 18 ईएमआई दी और 60% का लोन हो गया, इसका मतलब कि 60% का जो ऋण था वो 18 ईएमआई में पूरा हो गया। तो 100% ऋण कितनी ईएमआई में होगा? इसे यूनिटरी नियम कहते हैं लोग, हम चॉकलेट का नियम कहेंगे कि 2 रुपए की 12 चॉकलेट, तो 7 रुपए की कितनी? रुपए के नीचे रुपए, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू हमेशा डिवाइड करेगी और बचे हुए का मल्टीप्लाई होगा। 60% 18 किस्तों के बराबर, तो 100% कितनों के बराबर? 100 गुना में 18 बटे में 60, आंसर आ जाएगा। इस मेथड को यदि आप सीख गए ना, तो मैं आधा मैथ्स इसी सिंगल मेथड से हल कर दूंगा। पर इसको सीख लीजिए, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट, रुपए के नीचे रुपए, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू हमेशा डिवाइड करेगी, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई होगा। बाकी दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर से सवाल लिखना। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट अटेन 10 क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 10 प्रश्न हल किए। इन एन एग्जामिनेशन टाइप 1 पे है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 10 प्रश्न हल किए एंड ही गॉट 40% मार्क्स, तथा उसे कुल 40% अंक प्राप्त हुए। इन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट अटेन 10 questions, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ही सिक्योर 40% मार्क्स, और उसे कुल 40% अंक प्राप्त हुए। इफ हिज ऑल क्वेश्चन इज करेक्ट, यदि इसके सभी प्रश्न सही हो, इफ हिज ऑल क्वेश्चन इज करेक्ट, यदि इसके सभी प्रश्न सही हो,
एंड ऑल क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स, ऑल क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स, तथा सभी प्रश्नों पर समान अंक हो, ऑल क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स तथा सभी प्रश्नों पर समान अंक हो, then number of questions determine the number of question in the question paper, तब इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तब इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अद्भुत, क्या बात है, आज तो खुश कर दिया आप लोगों ने, 100 तक पहुंच गए थे, 90%, बहुत बढ़िया। 80 से नीचे मत जाना। बहुत सिंपली आप कहेंगे कि सर 40% 10 के बराबर है, तो पूरा 100% भाई, 10 क्वेश्चन सही हुए और 40% नंबर आ गए, 40% नंबर उसके आ गए, इसका मतलब कि 10 प्रश्नों पर 40% है, तो पूरे 100% मार्क्स कितने प्रश्नों पर होंगे। एक और सवाल, एक बर्तन में 38 लीटर पानी भरने पर वह 5% खाली रहता है। इन ए वेसल when we fill 38 liter water, in a vessel when we fill 38 liter water, then only 5% this vessel empty, then only 5% this vessel empty। एक बर्तन में 38 लीटर पानी डालने पर वह मात्र 5% खाली रहता है, तब इस बर्तन की क्षमता ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल, तब इस बर्तन की क्षमता ज्ञात कीजिए। फंस गए मास्टर के चक्रव्यूह में, मास्टर ने जो जाल फेंका था उसके अंदर कैद हो गए आप लोग। बर्तन में पानी डाला 38 लीटर और लाल लालियो वो 5% खाली रहा, खाली मतलब वो 95% भर गया, तो पानी ने 95% बर्तन को भर दिया है, इस पानी ने 95% बर्तन को भर दिया, लाल लालियो 95% जो पानी है वो भर गया है, तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे, अच्छा 95% भर गया 38 लीटर के कारण, तो 100% कितने का होगा। कई लाल लालियों ने इसे 5% के बराबर कर दिया, 19 से 5 बार, 19 से 2 बार 40 लीटर का बर्तन था। अरे 5% खाली रह गया ना, 5% खाली रह गया, भरा थोड़ी, मतलब 95% भर गया था। शब्दों का खेल है लाल और लाली। वो खाली की बात तो बताई नहीं उसने कि कितना खाली है लीटर में, पर उसने कहा 38 लीटर डाला, मतलब 38 लीटर पानी भरा गया, तो वो 95% भर गया। अद्भुत खेल है शब्दों का। तो ये टाइप 1 है, बहुत सिंपल सवाल आते हैं इसमें, और टाइप 1 इजीली होना चाहिए। लिखिए टाइप 2, लिखिए टाइप 2, जिसे स्टार्ट करेंगे कल। कुछ लोग डेली डाउट पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जबरदस्ती के डाउट ना पूछे, चीजें समझ में आ रही हो तो फिर आप पढ़ाई पर ध्यान दो। अब जैसे मैं दीपांशु को पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, डेली डाउट है, डेली डाउट कैसे आ सकता है, इतने डाउट ना रखिए। जब आपको लगे कि चीजें क्लियर हो गई तो रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, मेरे सवालों को दोहराइए। रियल में बता रहा हूं, बहुत इजी तरीके से पढ़ रहे हैं हम, बस अब आप कितना ईमानदारी से सच में रिवाइज कर रहे हैं, सारा खेल इसी पर निर्भर करता है। बताओ प्रेमलता, कंसेप्ट से जुड़ा हुआ क्या डाउट आ गया आपके जीवन में।